सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी। तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हाँफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है, तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ, और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है।
तू बता मुझे क्या करना है। जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है। धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती। बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है। इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। पारुल की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन पारुल अपने फोन में GTA गेम खेल रही थी। तभी पारुल की माँ शारदा देवी आती है और गुस्से में पारुल से बोलती है, तेरी ही शादी हो रही है और तू है कि बेफिक्र से आराम से फोन में गेम खेल रही है। अरे भाई, शादी हो रही है, थोड़ा सा तो दिखा दे कि तेरे को अपनी शादी में इंटरेस्ट है। अरे घर पे 4 रिश्तेदार आए हैं, लोग देख रहे हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे कि जिसकी शादी है उसे तो अपनी शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी गेम खेल रही हूँ? मैं गेम को बीच में छोड़ मैं शादी पर कैसे फोकस कर सकती हूँ? अरे शादी में तो अभी टाइम है, लेकिन मेरी गेम का टाइम निकल गया तो फिर हो गया। अभी आप मुझे गेम खेलने दो, शादी भी बाद में मैं देख लूंगी। आप भी ना, जब आपको पता है कि मैं गेम खेल रही हूँ फिर भी आप ऐसे बीच में आकर डिस्टर्ब करती रहती हो। अरे अपनी इस आदत को तो सुधारो ना माँ। हे भगवान, कैसी निकम्मी और नालायक औलाद मिली है मुझे। मैं तुझे कुछ समझा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो। मैं ही ऐसे कर रही हूँ? अरे बेटा, शादी तेरी है, शादी की रस्म तुझे करनी है, मेरा क्या है? मैं तो माँ हूँ, मुझे तो बस हर चीज की तैयारी में हाथ बटाना है। लेकिन तुझे सुधरना पड़ेगा ना पहले। वैसे भी शादी के बाद तो गेम खेल नहीं पाएगी, तुझे तो अपनी घर गृहस्थी संभालनी होगी। अब उसकी आदत डाल ले, ये सब खेलने में ना कोई वो नहीं है। फिर तो भूल ही जाओ, क्योंकि शादी के बाद भी मैं अपनी गेम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर मेरी सासू माँ खेलना चाहे तो मैं उन्हें भी खिला सकती हूँ अपने साथ। अब मैं किसी चीज के लिए अपनी गेम में कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकती हूँ ना। और शादी हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे आजादी ही नहीं मिलेगी कुछ भी करने की। मुझे तो अपने गेम पसंद है और अपने गेम पर मैं पूरा फोकस करूंगी, इसलिए मैं गेम खेलूंगी और अपने घर को जैसे तैसे संभाल लूंगी। अब मेरे घर वालों को वो पसंद है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी।
क्योंकि अब बहू मिली ही गेम खेलने वाली है तो ये उम्मीद भी कैसे कर सकती है कि मैं उन्हें अच्छी लगूंगी। तेरी हरकतों से तो मुझे यही लग रहा है कि तू ससुराल जाके मेरी नाक ही कटवाएगी। भगवान बस इतनी मेहरबानी करना कि ये ससुराल जाके मेरी नाक न कटवाए, वरना तो लोग मुझ पे हंसेंगे। कैसी बेटी है, ससुराल में गई और ससुराल को संभाला भी नहीं ठीक से। तुझे अच्छा लगेगा क्या? हर कोई तेरी माँ को ताने मारेगा। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी नहीं है, और अगर सिखाया भी है तो तू पूरे दिन फोन में घुसी रहती है। ऐसा नहीं कि फोन में कुछ खाना बनाना भी सीख ले। खुद तो सुनेगी ही, साथ में माँ को भी सुनवाएगी। माँ सच में बहुत देर से चुप हूँ क्योंकि मेरी गेम चल रही है और फिर भी आप समझ ही नहीं रही हो। अरे गेम अभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी के रस्म वगैरह करने के लिए तो आपने सारे मेहमानों को बुला लिया है ना, उनसे रस्म करवाओ ना। मेरा क्या है, मैं तो होने वाली दुल्हन हूँ ना, मुझे तो आराम ही करना चाहिए और आराम तो मेरी गेम में है, इसलिए मुझे गेम खेलने दीजिए। अब मुझे लगेगा कि मैं गेम थोड़ा सा बोर हो गई हूँ तो मैं खुद आ जाऊंगी। आपको मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब जाइए यहाँ से अपना काम कीजिए। आपको भी तो कितने सारे काम है, आपकी बेटी की शादी जो है। हाँ बेटा, तेरी शादी होएगी ना तो घर में शांति रहेगी, क्योंकि तू तो शांति लेकर आने वाली है नहीं। जब देखो जब फोन में घुसी रहती है। आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुझे कुछ मतलब ही नहीं होता है। अपनी माँ से तो तूने आज तक मतलब रखा नहीं है। ससुराल जाने के बाद अपने पति से थोड़ा मतलब रख लियो, ताकि तेरा पति तुझसे गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि तू नए घर में जा रही है। शारदा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद पारुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद पारुल अपने ससुराल जाती है। ससुराल आने के बाद पारुल सारे घर का काम तो कर रही थी, लेकिन फोन में लगे हुए। और ऐसे ही एक दिन जब गेम खेलते हुए वो झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके सामने निर्मल आ जाती है और पारुल को देखते हुए कहती है, बहू एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। तुझे बताया नहीं क्या किसी ने? अगर फोन में गेम खेलनी है तो पहले गेम ही खेल ले, घर के काम बाद में करती रही हो। ऐसे तो तू दोनों ही चीज बर्बाद कर देगी ना। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। मुझे भी यही लगता है कि हमें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। तो एक काम करो, आप ये झाड़ू लगा लो, मैं अपनी गेम खेल लेती हूँ। बहू अब क्या मैं झाड़ू लगाऊंगी और तू आराम से बैठी रहेगी? ये तुझे क्या ठीक लग रहा है? माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लगता है। मुझे तो बस एक चीज अच्छी लगती है, वो है मेरी गेम। और मैं अभी गेम में पूरी तरह मगन हूँ। और गेम के अलावा बाहर की दुनिया में मुझे ना तो कुछ ठीक लगता है ना ही कुछ अच्छा लगता है। आपने ही कहा था एक टाइम पर एक ही चीज अच्छी करनी चाहिए। मैं अभी एक ही चीज कर रही हूँ, दूसरी चीज आप कर लीजिए। इतना तो आप भी कर सकती हो ना अपनी बहू के लिए। अब मैं भी क्या ही बोलूं, तुझे इतने प्यार से बोल रही हूँ, तुझे मना करने का भी मन नहीं कर रहा। चल कोई बात नहीं, तुझे गेम खेलनी है ना तो तू एक काम कर, गेम खेल ले। मैं तब तक झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ी देर बाद तू सारा काम कर लियो। पारुल इतना बोलकर भी झाड़ू को अपनी सास के हाथ में थमा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला को भी अपनी बहू का ये सब कुछ करना बचपना सा ही लगता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। लेकिन उसे क्या पता था कि बहू का ये बचपना नहीं बल्कि उसकी बहू की समझदारी है कि उसे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद पारुल का पति अंकित पारुल से कहता है, क्या यार तुम पागल हो क्या? जब देखो तब फोन में लगी रहती हो। अरे इतना हैंडसम पति है तुम्हारा, कभी पति पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे तुम्हें पता है लड़कियां मेरे पीछे ना कितनी मरती हैं और तुम हो कि फोन में घुसी रहती हो। वैसे तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अंकित जी आप मुझे तभी अच्छे लगते हो जब आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हो और मुझे अपने गेम खेलने देते हो। अगर अभी आपको वैसे ही अच्छा लगेगा तो प्लीज थोड़ा दूर होके बैठिए ना, मुझे गेम खेलने दीजिए। यार मैं तुमसे रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि फालतू की बकवास किए जा रही हो। अरे ऐसी बकवास ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करते हैं, बाहर डिनर करने चलते हैं और जहाँ तुम बोलोगी ना वहीं चलेंगे। यहाँ काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, जहाँ तुम बोलोगी ना वहाँ चलेंगे। नहीं मैं नहीं चाहती, मैं तो बस अभी अपना गेम खेलना चाहती हूँ, जो कि तुम शांति से खेलने दो मुझे। अरे रेस्टोरेंट का क्या है, वहाँ तो कुछ भी नहीं रखा। वहाँ जाओ और बोर होते रहो, चुपचाप से खाना खाकर फिर घर वापस आ जाओ। अरे घर में दाल चावल बनाया है मैंने, वो खाओ। क्या बढ़िया दाल चावल बनाया है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी गेम ना हाई लेवल की होती जा रही है। धीरे धीरे अब घर में हर कोई परेशान हो रहा था पारुल के GTA गेम की वजह से, क्योंकि पारुल कुछ दिनों से गेम को खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसका पैर भी फिसल गया था, जिस कारण उसका हाथ टूट जाता है। जल्दी से सभी लोग पारुल को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं।
डॉक्टर पारुल की पट्टी तो कर देता है, लेकिन इस बार पारुल को अपनी GTA गेम की वजह से भारी भुगतान चुकाना पड़ता है। पारुल की ऐसी हालत देखकर पारुल की सास हंसते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, अब नहीं खेलनी तुझे तेरी गेम? मैं तुझे किसी चीज से नहीं रोकूंगी। अगर तुझे खेलनी है तो अभी खेल सकती है। अब बता, खेलनी है तुझे तेरी गेम? नहीं माँ जी, अब नहीं खेलनी, पर आज जो हुआ उसके बाद तो कभी नहीं खेलनी। हाथ टूटने के बाद पारुल GTA खेलना बंद ही कर देती है, जिसके बाद पारुल के साथ साथ उसके घर वालों को भी चैन मिलता है। जानकी की बेटी कमलेश की अमीर घर की लड़की से शादी हुई थी और जानकी का परिवार गरीब था। उनकी गरीबी का तो ये आलम था कि वो 2 वक्त की रोटी जुटा ले, वही उनके लिए बहुत था। और मोनिका जो शहर में पली बड़ी थी, उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव में इसलिए की थी ताकि उसे जो अपने पिता के पैसों का इतना घमंड था और उसे पता चले कि उसे पैसों की कितनी इज्जत करनी चाहिए। बहू, खाना बन गया या नहीं? कमलेश वरना खेत चला जाएगा, खाकर जाएगा तो अच्छा है। बना ही रही हूँ। गैस नहीं है तो तुरंत तो खाना बनेगा नहीं। 1 घंटे से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। कभी लकड़ी जलती है और कभी बुझ जा रही है। बहू, अब तो तुझे इतने समय हो गया यहाँ पर, अब तो तुझे गांव के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तू हर काम में नुक्स निकालती रहती है। माँ जी, आप जानती है ना, मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ और मेरे बाप ने मेरी शादी जानबूझकर गरीब घर में कर दी ताकि मुझे पैसों की अहमियत पता चले। पैसों की अहमियत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतने दिनों में ये तो समझ आ ही गया कि मेरे बाप ने मेरी शादी जिस घर में की है वो 1 नंबर की फटीचर फैमिली है। और ना तो इस तपती गर्मी में इस घर में ढंग का पंखा है और ना ही कूलर। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोनिका? यहाँ गांव में पंखा हो ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और तुम कूलर की बात कर रही हो? अरे कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पंखे के अलावा कुछ और खरीद सके। अरे हम तो दूसरा पंखा तक नहीं लगा सकते घर में। और वैसे भी हमको आदत है, लेकिन तुमको नहीं होगी क्योंकि तुम बाहर रहती थी, AC कूलर ये सब यूज किया करती थी। अब अचानक से गांव में आके रहोगी तो ये सब तो होगा ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो, माँ खाना बन गया हो तो पैक कर दीजिए। कमलेश, तू खेत में जा, मैं खाना तेरा वहीं पहुँचा दूंगी। हाँ हाँ, खाना बने तो पहले। यहाँ ये लकड़ियाँ जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं और इन्हें खाने की पड़ी है। और ऊपर से आग बरसने वाली है, गर्मी मेरी जान लेकर ही मानेगी। मोनिका चिक चिक करते हुए पूरा दिन अपने घर का काम किया करती, क्योंकि जिस रईस जादी को गाड़ियों में घूमने और पार्टी करने और दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाने का शौक था, अब वो गांव की गरीब परिवार की एक बहू बन चुकी थी और चूल्हे पर फूक फूक कर खाना बनाया करती थी। ऐसे ही एक रोज देर शाम गर्मी के मारे मोनिका को बेचैनी हो रही थी और वो अपने कमरे में पंखे में बैठ जाती है। तभी लाइट चली जाती है और कुर्सी से सीधा नीचे चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी बहू को कुछ देर बाद नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखती है और गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती है। क्या हुआ वैद्य जी, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरी बहू कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाली है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके तो यही अरमान है अब। और आपके बच्चों की सिवाय ये नहीं सोच सकती घर में 1-2 जगह और पंखे लग जाए या कूलर आ जाए। हाँ हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी को, लेकिन हमारी इतनी भी कमाई नहीं है कि हम पंखा लगवाएं, और कूलर तो हमारे बस के बाहर ही है। बस से ही नहीं बल्कि औकात से भी बाहर है, ये कहिए आप। मम्मी पापा, ये कहाँ फंसा दिया आप दोनों ने मुझे। अभी फोन करती हो और इनकी खबर लेती हूँ। इन्हें भी अपनी फूल सी बेटी की एक बार भी याद नहीं आती। जब मोनिका अपने चक्कर के बारे में अपनी माँ और पिता को बताती है और अगले ही दिन मोनिका के माता पिता मोनिका के ससुराल गाँव आ पहुँचते हैं। समधन जी, कैसी हैं आप? पहले से तो अब बहुत कमजोर हो गई हैं। माँ, आपको अपनी समधन की पड़ी है। आप यहाँ किसके लिए आई हैं? माँ, मुझे तो गले लगाइए ना। अब मोनिका जैसे ही अपनी बाहें फैलाए अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, सुषमा अपने दामाद को देखकर कहती है, दामाद जी, अभी अभी आप खेत से आ रहे हैं और गर्मी तो बहुत है। मोनिका, पानी ले आ ठंडा ठंडा। यहाँ कोई फ्रिज नहीं है। आपको खोलता हुआ और हैंड पंप का पानी ही पीने को मिलेगा। हाँ, मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ, मुझे भी पता है यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इतना सुनने के बाद मोनिका अपनी माँ और पापा को पानी लाकर देती है और मोनिका को देख किशोर कहता है, लाइट वैसे रात भर रहती है या नहीं रहती? कहीं रात में मच्छर तो नहीं लगते? ये गांव है पापा, आपको 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि यहाँ मच्छर कितने हैं, गर्मी कितनी है और आप पंखे की हवा कितनी खाते हैं। हाँ ये तो है, गांव की गर्मी भला गांव के लोग ही जान सकते हैं। क्यों मेरी गांव वाली बेटी? अब किशोर और सुषमा 2-3 दिन गांव में अपनी बेटी के ससुराल में रहने का मन बनाते हैं, लेकिन किशोर को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती
और जब भी लाइट आती तो वो पंखे वाले कमरे में चला जाया करता, लेकिन 10 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद लाइट चली जाती थी। अरे गांव में रहना तो गांव वाले ही जानते होंगे, हम शहर वाले यहाँ नहीं रह सकते। ना जाने मेरी बेटी कैसे ही रह रही है, लेकिन खैर उसकी अकल भी ठिकाने तो आ ही गई होगी अब। तुम बड़बड़ाते ही रहोगे, या सोना भी है, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने दे रहे हो। ये हमारा घर नहीं है, तुम्हारी बेटी का ससुराल है, तो कम बोलो और सो जाओ। मच्छर भी यहाँ के मेहमान को अच्छे से पहचानते हैं। हाँ ये भी है, चलो अब जैसा भी है सोना तो होगा ही, लेकिन हमारी बेटी यहाँ कैसे रह रही है? मुझे लग रहा है हमने उसे कुछ ज्यादा बड़ी सजा दे दी। तो सर पर भी तो उसे हमने ही चढ़ाया है ना, लो फिर सर से उतारने का काम भी हमारा ही होना है। गर्मी से तो हर कोई बेहाल था, लेकिन शहर से आई मोनिका के माता पिता को गर्मी सहन नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के ससुराल अभी एक दिन और रुकना था। लेकिन सुबह के नाश्ते पानी के बाद जब जानकी अपने समधी और समधन को छांव वाली जगह पर लेकर जाती है, जहाँ आम और लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहीं खाट लगाकर बैठ जाते हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अरे संदन जी, यहाँ कितना आराम है, इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। गांव के लोगों की ये तो सबसे फेवरेट जगह है। मैं भी जब छोटी थी अपने पिताजी के साथ गांव आती थी, तो ऐसे ही सब साथ बैठे करते थे। समधन जी, आप बुरा मत मानिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मोनिका को अपने साथ शहर लेकर जाइए। वो क्या है ना कि वो शहर में ही पली बड़ी है, लेकिन फिर भी उसने हमारे गरीब घर में बहुत कुछ सहा है। मुझे और कमलेश को बहुत समझा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उसे लेकर जाइए। हम भी यही सोच रहे थे, और कल ही इस बारे में मैंने इनसे बात भी की है। हमने अपनी बेटी को बहुत नाजुक से पाला है, लेकिन ना जाने वो इतनी बिगड़ती कैसे चली गई। ना उसे पैसे की कीमत समझ आ रही थी, और ना ही वो कभी पैसे को पैसा समझती थी। पापा आज ये चाहिए, पापा आज वो चाहिए, पापा आज इतने पैसे चाहिए, ना जाने क्या क्या। कोई बात नहीं, आप गर्मी में उसे शहर लेकर जाइए और ठंड की शुरुआत में आप यहाँ लेकर आ जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप ठीक कह रही हैं समधन जी, लेकिन मैं सिर्फ मोनिका को ही नहीं बल्कि अपने दामाद और आपको भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को हमसे भी ज्यादा प्यार किया है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं अपने गांव की जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो इससे ही जुड़ी रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आखिरी सांस तक यहीं रहूँ। ठीक है, आप जैसा चाहे, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता, लेकिन कमलेश और मोनिका वहीं रहे तो अच्छा है, और वहीं कोई बिजनेस कर ले। मेरी एक ही तो बेटी है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ ये तो है, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन वो क्या है ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यही तो गांव के लोगों की खासियत होती है, और वो अपनों से दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। किशोर और सुषमा जो कि शहर से आए थे और उनके गांव की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाई, वो अपनी बेटी के साथ दामाद को भी शहर ले जाते हैं। वहाँ किशोर अपनी बेटी और दामाद को नए घर के साथ एक बिजनेस करने के लिए भी पैसा देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। राधिका किचन में रोटियां बना रही होती है, तभी पीछे से राधिका का पति रोहन आता है और वो राधिका को बाहों में भरकर हग कर लेता है। राधिका अचानक से डर जाती है और बोलती है, क्या रोहन, आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मैं रोटियां बना रही हूँ, वैसे ही पसीने में भीग चुकी हूँ। आप जाइए अपना काम करिए, पर मुझे अपना काम करने दीजिए। आपको भी तो ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना, जल्दी से मुझे खाना बनाने दीजिए, और भी काम है मुझे उसके बाद। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि ठीक है कर लो काम, लेकिन ऐसे ही, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें छोड़ने का ही मन नहीं करता मुझे तो। क्या रोहन, आप भी ना सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अगर काम आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी क्या? आपको ऑफिस जाना है, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपको आज बहुत जरूरी काम है, और अब आप यहाँ मेरे साथ खड़े हो गए हैं। अरे मेरे साथ बातें करने लग जाओगे तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मेरे बिना आपका एक पल भी बहुत भारी पड़ता है, लेकिन क्या करें, ये तो हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है ना। हमें एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर पल बिताना है, इसलिए अभी कुछ पलों को भूल जाना पड़ेगा। हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है जब भी तुम काम करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बस यही सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ करना ना पड़े, सारे काम मैं करूँ। ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, लेकिन रोहन अब ना बहुत हो गया है। अब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो क्या होगा? आपको भी देर हो रही है,
थोड़ी देर बाद आप भी बोलेंगे कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, और मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो चलो अब आप भी अपने काम पर लग जाओ और मुझे अपना काम करने दो। राधिका अपने पति रोहन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि राधिका को रोहन बहुत ज्यादा प्यार करता था। राधिका की हर छोटी बड़ी जरूरत का रोहन पूरा ख्याल रखता था और हमेशा उसके लिए कुछ ऐसा करता था जिससे राधिका को कभी प्यार और किसी चीज की कमी ही ना हो। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी सहेली से बात करते हुए बोलती है, तुम सब जानती हो, मेरे रोहन जैसा प्यार करने वाला पति कोई नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ है। जितना प्यार रोहन मुझे करते हैं ना, उतना प्यार मुझे कोई नहीं करता है। रोहन अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते अपने प्यार को जताने का। ऐसे पति तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं, लेकिन भगवान ने ये किस्मत वाली इंसान मुझे ही बनाया है। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है राधिका। मैं भी जब तुम लोगों को साथ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान ऐसा पति सबको दे और तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तुम्हारा प्यार कभी कम ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता। रोहन का प्यार मुझे लेकर कभी कम नहीं होगा। इस बात के लिए तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। रोहन ने मुझसे जितना प्यार किया है ना, इतना तो मुझे मेरे परिवार वालों ने भी नहीं किया। इतना भी प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। अरे बस भी करो, बस रोहन 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 ही लगा रखा है जब से। अरे यहाँ पे तुम्हारी सहेली भी है, अपनी सहेली से बात करो। सहेली के बारे में बात करो। अपने पति के बारे में बात करके क्या तुम मुझे जला रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो खुद कह रही हूँ कि तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा, लेकिन मेरे रोहन जितना तो कोई प्यार नहीं कर सकता। और मैं रोहन की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोहन के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल कहता है कि मैं पूरे दिन बस रोहन की बातें करती रहूँ। राधिका इसी तरह से रोहन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखती है। कुछ दिनों बाद रोहन राधिका के पास आता है। राधिका, तुम्हारी हंसी मुझे सबसे प्यारी लगती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम इसी तरह हंसती रहो। तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो रोहन। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बीवी जो दी है, भगवान हमेशा तुम्हारी खुशी बनाए रखे। और मुझे तुम्हारी खुशी देखकर हिम्मत मिलती है कि मैं तुम्हें और भी खुश रख सकूं। राधिका, आज मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। क्या है रोहन, मुझे दिखाओ। यह हार तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है रोहन। राधिका को रोहन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन अब कुछ दिनों से रोहन का बर्ताव कुछ बदला सा था। अब रोहन राधिका के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। ये सब चीजें राधिका को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से रोहन का व्यवहार इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। राधिका रोहन के व्यवहार को देखकर खुद से बोलती है, रोहन इन दिनों बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन राधिका रोहन से पूछती है, रोहन तुम इन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्त दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ राधिका, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं चिंता ना करूं, लेकिन किस बात के लिए तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? रोहन मैं कुछ समझी नहीं। जरूर कोई बात है तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, मेरे पति का प्यार मैं बहुत देख चुकी हूँ, लेकिन बदला हुआ व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। आजकल तुम बहुत बदले बदले रहते हो और यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। मुझे बताओ ना कि क्या बात है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से रोहन बहुत ही ज्यादा बदला हुआ था। ऐसे ही एक दिन राधिका जा रही होती है कि रास्ते में राधिका को एक बड़े से घर के बाहर रोहन की गाड़ी नजर आती है। गाड़ी देखकर राधिका वहीं रुक जाती है और बोलती है, ये गाड़ी तो रोहन की है, इसका मतलब रोहन किसी के घर में होंगे। लेकिन ये घर किसका है? रोहन का ऑफिस तो यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ रोहन के आने का क्या मतलब है? मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। मैं ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अगर मैं अंदर नहीं गई तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि रोहन के इतने बदले व्यवहार का कारण क्या है। मुझे एक बार अंदर तो जाना ही चाहिए। राधिका घर के अंदर जाती है, जहाँ रोहन हेमा नाम की एक लड़की के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि उस रात आखिर हुआ भी क्या था। तुम वो सब भूल जाओ
और मेरा पीछा छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे मैं कुछ भी भूल जाऊं? तुम्हें याद नहीं है क्या कि उस रात क्या हुआ था? तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था? तुम्हें याद हो ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है ना। और मैं कुछ भी आसानी से इतनी जल्दी नहीं भूलती। मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। राधिका को रोहन और हेमा की पूरी बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई थी कि कुछ बात तो जरूर है। इसीलिए रोहन उस लड़की के आगे हाथ जोड़ रहा था। राधिका तुरंत वहां जाती है और बोलती है, रोहन, ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? तुम इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तुम इसके घर पर क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, सब साफ हो जाएगा अब। राधिका, कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ मुझे यह मिली होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं याद है। उस दिन मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी और अब यह कह रही है कि उस रात हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुमने भले ही मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन ये सारी बातें छुपाकर तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे पति और तुम्हारे बीच में कुछ भी हुआ है तो चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, सारी बातें साफ हो जाएंगी। हेमा डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, जिससे यह साफ पता चल जाता है कि हेमा झूठ बोल रही थी। लेकिन रोहन ने जो बातें छुपाई थी, राधिका उन सब से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, जिसके बाद रोहन बस राधिका से अपनी गलतियों की माफी मांगता ही रह जाता है। सुरभि एक छोटे से गांव में रहती थी। सुरभि के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है और वो अकेले ही रहती है। गांव के ही मंदिर में सुरभि फूल माला बेचती और थोड़े बहुत पैसे कमाती है। सुरभि एक शाम मंदिर से वापस घर जा रही होती है, तभी सुरभि को रास्ते में धीरज नाम का एक लड़का मिलता है, जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। सुरभि उसके पैरों की चोट देखकर तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, आप मुझे अपना घर बताइए, मैं पहले आपको दवा दिला दूंगी, फिर आपको आपके घर छोड़ दूंगी। बताइए आपका घर कहाँ है? मैं इस गांव में रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आप यहाँ के नहीं हैं? अरे तो फिर आप कहाँ रहते हैं? देखिए आपको काफी चोट लगी है। अगर आप इस गांव के नहीं हो तो यहाँ कोई होगा ना आपका जान पहचान का, मुझे बता दीजिए, मैं उसके घर आपको लेके चलूंगी। घाव अगर और बढ़ गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अरे मैं किसी को जानता तो उसके पास नहीं चला जाता। अरे मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अरे ये गांव है ना तुम्हारा वाला, उसके पीछे एक और गांव है ना, उस गांव में मैं रहता हूँ। गांव के रास्ते अपने घर जा रहा था और मेरे साथ ये हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप इतनी तकलीफ में हैं, मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती हूँ ना। आप एक काम करिए, यही पास में मेरा घर है, आप मेरे घर चलिए, आज रात वहीं आराम कर लेना, फिर कल सुबह वापस चले जाना अपने घर, तब तक चोट भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे कैसे आपके घर जा सकता हूँ? आपको भी तो मेरी वजह से कितनी तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और वैसे भी आपकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि मुझे अपनी तकलीफ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पास में ही दवा खाना है, आप पहले वहाँ चलिए, फिर आप मेरे घर चलना। सुरभि धीरज की मदद करती है और अगली सुबह ही धीरज वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद धीरज सुरभि के लिए कुछ तोहफे लेकर आता है और सुरभि के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद ही जब सुरभि फूल माला बेचकर घर आती है तो अपने घर के बाहर धीरज को देखती है तो सुरभि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह धीरज से कहती है, अरे आप यहाँ, अब आपकी चोट कैसी है? जब आपने इतना ध्यान रखा था मेरा, तो मेरी चोट को तो ठीक होना ही था। वो तो मेरा फर्ज था, आप इतनी मुसीबत में थे, आपको चोट लगी थी, मैंने तो बस उस समय वही किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? जी कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हो? अरे बड़ी अजीब बात है, आज तक मुझसे कभी कोई मिलने ही नहीं आया है और आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो। आपने उस दिन मेरे लिए कितना कुछ किया था, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको तोहफा दूं। तो इसके लिए मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे लिए तोहफे? अरे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? मुझे आपके तोहफे नहीं चाहिए। सच में मैंने आपकी मदद किसी तोहफे के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि उस समय आपको मेरी जरूरत थी। मुझे पता है, लेकिन आपका साफ दिल और सीधा स्वभाव मुझे काफी अच्छा लगा। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, यहाँ तक एक अनजान आदमी की मदद करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाई, तो तोहफा देने से मैं खुद को कैसे रोकता? इसलिए मैं आपसे
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मना मत कीजिए, इस तोहफे को ले लीजिए। अगर आप इतनी जिद नहीं करते तो मैं कभी आपसे तोहफे नहीं लेती। धीरज और सुरभि काफी बातें करते हैं और फिर धीरज वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ धीरज का सुरभि के घर आना जाना लगा रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन धीरज किसी न किसी दिन सुरभि से मिलने आ ही जाता है। सुरभि को भी धीरज से बात करना काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक से कुछ दिन हो जाते हैं और धीरज सुरभि से मिलने नहीं आता। तभी सुरभि काफी परेशान हो जाती है। इतने दिन हो गए हैं, अब तक धीरज मुझसे मिलने नहीं आया। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है या कहीं फिर से चोट लग गई हो। मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। सुरभि काफी परेशान हो जाती है और धीरज से मिलने निकल जाती है। जैसे ही घर के बाहर जाती है कि तभी वो देखती है वहाँ धीरज खड़ा होता है। धीरज को देखकर सुरभि उसे गले लगा लेती है और कहती है, धीरज क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कितने दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं तुमसे इतने दिन से नहीं मिली हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ तुम्हारे बिना। वो बात ही है ना कि मैं हमेशा आपके पास आता था ये बोलने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। फिर दोबारा जाता था, फिर नहीं बोल पाता था। तो सोचा क्यों ना एक बार मैं हिम्मत जुटा लूं, उसके बाद आके मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुरभि हाँ कर देती है और शादी के लिए मान भी जाती है। जिस दिन शादी होती है उस दिन सुरभि अपने घर को देखते हुए कहती है, मैं अब तक यहाँ अकेली रह रही थी, अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मेरी माँ का मेरे पास बस एक बक्सा ही है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज तक मैंने इसे इसलिए नहीं खोला क्योंकि इसे खोलना ही नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इसे अपनी शादी के दिन खोलूं और आज मेरी शादी है। सुरभि बक्सा खोलती है तो देखती है उसमें बस एक साड़ी और एक चाकू रखा होता है। चाकू को देखकर सुरभि खुद से कहती है, इस बक्से में चाकू क्या कर रहा है? माँ मेरे लिए चाकू छोड़ के गई है। कोई बात नहीं, चाकू ही सही, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुरभि की शादी हो जाती है और अब सुरभि शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। सुरभि को देखकर उसकी सास अनीता कहती है, अरे वाह धीरज, इस बार लड़की तो बहुत अच्छी लेकर आया है। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं, इस बार अच्छी लड़की लाया है? आपके कहने का मतलब क्या है? मुझसे पहले भी ये किसी को लेकर आए हैं क्या यहाँ पे? क्या सुरभि, तुम भी ना यार। अरे शादी करके अभी भी आई हो और आते ही अपने पति पे शक कर रही हो। अरे माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्यों मजाक करती हो? हाँ बहू, मेरा यही मतलब था, तू कुछ गलत मत समझ। सुरभि सबकी बात मान जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुरभि को भी ये नहीं पता था कि इसकी शादी नहीं बल्कि बर्बादी है। कुछ देर बाद धीरज सुरभि के पास जाता है और उसके करीब जाने लगता है, लेकिन सुरभि पीछे हटते हुए कहती है, आप भी क्या कर रहे हैं? अरे पीछे हटिए, कोई आ जाएगा। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब कौन ही आएगा? और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब होता ही है ना। तो तुम दूर क्यों जा रही हो? आओ ना मेरे पास। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, हम ये सब बाद में कर सकते हैं। क्या कहा तूने? हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है। तो फिर तुझसे शादी करके लाया क्यों तुझे? धीरज सुरभि पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी धीरज की माँ बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। सुरभि को काफी डर सा लग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से धीरज बदल कैसे गया। सुरभि शांत अपने कमरे में बैठी थी, तभी सुरभि को कमरे के बाहर से बात करने की आवाज आती है। इस बार वैसे लड़की तो बहुत अच्छी हाथ लगी है और मैंने ग्राहक से बात भी कर ली है। ग्राहक बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उसने डिमांड रखी है कि लड़की उसे ताज़ी चाहिए, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए तू उससे थोड़ा दूर रही हो और जो भी पैसे आएंगे आधे तू रख लियो, आधे मैं। सुरभि सब बातें सुनती है तो बहुत घबराकर तुरंत बाहर जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? धीरज, तुम मुझसे शादी करके मुझे किस लिए लेके आए हो? साफ साफ बताओ ना। ओ, तुम्हें तो सब पता चल गया। चलो, अब क्या ही छुपाना तुमसे। ये प्यार व्यार ना, ये सब बकवास होता है और मैं किसी से प्यार नहीं करता। तुमसे शादी तो इसलिए की है ताकि तुम्हें अपने घर लाऊं और ले जाकर बेच दूं और पैसा कमाऊं, समझी तुम? धीरज की बात सुनकर सुरभि घबरा के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अनीता पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। जैसे ही धीरज धीरे धीरे इसके करीब जाने लगता है, तभी सुरभि की माँ का चाकू हवा में उड़ जाता है और उन दोनों के आगे आ जाता है। दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये देखकर सुरभि खुद से कहती है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया इन लोगों से। मेरी माँ का जादुई चाकू मुझे आज इन गुंडों से बचाएगा। जानकी की बेटी कमलेश की अमीर घर की लड़की से शादी हुई थी।
और जानकी का परिवार गरीब था। उनकी गरीबी का तो ये आलम था कि वो 2 वक्त की रोटी जुटा ले, वही उनके लिए बहुत था। और मोनिका जो शहर में पली बड़ी थी, उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव में इसलिए की थी ताकि से जो अपने पिता के पैसों का इतना घमंड था और उसे पता चले कि उसे पैसों की कितनी इज्जत करनी चाहिए। बहू खाना बन गया या नहीं? कमलेश वरना खेत चला जाएगा, खाकर जाएगा तो अच्छा है। बना ही रही हूँ। गैस नहीं है तो तुरंत तो खाना बनेगा नहीं। 1 घंटे से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। कभी लकड़ी जलती है और कभी बुझ जा रही है। बहू अब तो तुझे इतने समय हो गया यहाँ पर, अब तो तुझे गांव के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। इतने दिन हो गए हैं लेकिन तू हर काम में नुक्स निकालती रहती है। माँ जी, आप जानती है ना, मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ और मेरे बाप ने मेरी शादी जानबूझकर गरीब घर में कर दी ताकि मुझे पैसों की अहमियत पता चले। पैसों की अहमियत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतने दिनों में ये तो समझ आ ही गया कि मेरे बाप ने मेरी शादी जिस घर में की है वो 1 नंबर की फटीचर फैमिली है। और ना तो इस तपती गर्मी में इस घर में ढंग का पंखा है और ना ही कूलर। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोनिका? यहाँ गांव में पंखा हो ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और तुम कूलर की बात कर रही हो। अरे कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पंखे के अलावा कुछ और खरीद सके। अरे हम तो दूसरा पंखा तक नहीं लगा सकते घर में। और वैसे भी हमको आदत है, लेकिन तुमको नहीं होगी क्योंकि तुम बाहर रहती थी, एसी कूलर ये सब यूज किया करती थी। अब अचानक से गांव में आके रहोगी तो ये सब तो होगा ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो, माँ खाना बन गया हो तो पैक कर दीजिए। कमलेश तू खेत में जा, मैं खाना तेरा वहीं पहुँचा दूंगी। हाँ हाँ, खाना बने तो पहले। यहाँ ये लकड़ियाँ जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं और इन्हें खाने की पड़ी है, और ऊपर से आग बरसने वाली है। गर्मी मेरी जान लेकर ही मानेगी। मोनिका चिक चिक करते हुए पूरा दिन अपने घर का काम किया करती, क्योंकि जिस रईस जादी को गाड़ियों में घूमने और पार्टी करने और दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाने का शौक था, अब वो गांव के गरीब परिवार की एक बहू बन चुकी थी और चूल्हे पर फूक फूक कर खाना बनाया करती थी। ऐसे ही एक रोज देर शाम गर्मी के मारे मोनिका को बेचैनी हो रही थी और वो अपने कमरे में पंखे में बैठी जाती है। तभी लाइट चली जाती है और कुर्सी से सीधा नीचे चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी बहू को कुछ देर बाद नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखती है और गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती है। क्या हुआ वैद्य जी, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरी बहू कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाली है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके तो यही अरमान है अब, और आपके बच्चों की सिवाय ये नहीं सोच सकती घर में 1-2 जगह और पंखे लग जाए या कूलर आ जाए। हाँ हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी को, लेकिन हमारी इतनी भी कमाई नहीं है कि हम पंखा लगवाएं, और कूलर तो हमारे बस के बाहर ही है। बस से ही नहीं बल्कि औकात से भी बाहर है, ये कहिए आप। मम्मी पापा, ये कहाँ फंसा दिया आप दोनों ने मुझे। अभी फोन करती हो और इनकी खबर लेती हूँ। इन्हें भी अपनी फूल सी बेटी की एक बार भी याद नहीं आती। जब मोनिका अपने चक्कर के बारे में अपनी माँ और पिता को बताती है और अगले ही दिन मोनिका के माता पिता मोनिका के ससुराल गाँव आ पहुँचते हैं। समधन जी, कैसी हैं आप? पहले से तो अब बहुत कमजोर हो गई हैं। माँ, आपको अपनी समधन की पड़ी है। आप यहाँ किसके लिए आई हैं? माँ, मुझे तो गले लगाइए ना। अब मोनिका जैसे ही अपनी बाहें फैलाए अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, सुषमा अपने दामाद को देखकर कहती है, दामाद जी, अभी अभी आप खेत से आ रहे हैं और गर्मी तो बहुत है। मोनिका, पानी ले आ ठंडा ठंडा। यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, आपको खोलता हुआ और हैंडपंप का पानी ही पीने को मिलेगा। हाँ, मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ, मुझे भी पता है यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इतना सुनने के बाद मोनिका अपनी माँ और पापा को पानी लाकर देती है और मोनिका को देख किशोर कहता है, लाइट वैसे रात भर रहती है या नहीं रहती? कहीं रात में मच्छर तो नहीं लगते? ये गांव है पापा, आपको 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि यहाँ मच्छर कितने हैं, गर्मी कितनी है और आप पंखे की हवा कितनी खाते हैं। हाँ ये तो है, गांव की गर्मी भला गांव के लोग ही जान सकते हैं। क्यों मेरी गांव वाली बेटी? अब किशोर और सुषमा 2-3 दिन गांव में अपनी बेटी के ससुराल में रहने का मन बनाते हैं, लेकिन किशोर को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और जब भी लाइट आती तो वो पंखे वाले कमरे में चला जाया करता, लेकिन 10 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद लाइट चली जाती थी। अरे गांव में रहना तो गांव वाले ही जानते होंगे, हम शहर वाले यहाँ नहीं रह सकते। ना जाने मेरी बेटी कैसे ही रह रही है, लेकिन खैर उसकी अकल भी ठिकाने तो आ ही गई होगी अब। तुम बड़बड़ाते ही रहोगे, यह सोना भी है, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने दे रहे हो। ये हमारा घर नहीं है, तुम्हारी बेटी का ससुराल है, तो कम बोलो और सो जाओ। मच्छर भी यहाँ के मेहमान को अच्छे से पहचानते हैं। हाँ ये भी है, चलो अब जैसा भी है सोना तो होगा ही, लेकिन हमारी बेटी यहाँ कैसे रह रही है? मुझे लग रहा है हमने उसे कुछ ज्यादा बड़ी सजा दे दी।
तो सर पर भी तो उसे हमने ही चढ़ाया है ना। लो फिर सर से उतारने का काम भी हमारा ही होना है। गर्मी से तो हर कोई बेहाल था, लेकिन शहर से आई मोनिका के माता पिता को गर्मी सहन नहीं हो रही थी। लेकिन उन्हें अपनी बेटी के ससुराल अभी एक दिन और रुकना था। लेकिन सुबह के नाश्ते पानी के बाद जब जानकी अपने समधी और समधन को छांव वाली जगह पर लेकर जाती है, जहाँ आम और लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहीं खाट लगाकर बैठ जाते हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अरे संदन जी, यहाँ कितना आराम है, कितनी अच्छी हवा भी चल रही है। गांव के लोगों की ये तो सबसे फेवरेट जगह है। मैं भी जब छोटी थी अपने पिताजी के साथ गांव आती थी तो ऐसे ही सब साथ बैठे करते थे। समधन जी, आप बुरा मत मानिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मोनिका को अपने साथ शहर लेकर जाइए। वो क्या है ना कि वो शहर में ही पली बड़ी है, लेकिन फिर भी उसने हमारे गरीब घर में बहुत कुछ सहा है। मुझे और कमलेश को बहुत समझा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उसे लेकर जाइए। हम भी यही सोच रहे थे और कल ही इस बारे में मैंने इनसे बात भी की है। हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, लेकिन ना जाने वो इतनी बिगड़ती कैसे चली गई। ना उसे पैसे की कीमत समझ आ रही थी और ना ही वो कभी पैसे को पैसा समझती थी। पापा आज ये चाहिए, पापा आज वो चाहिए, पापा आज इतने पैसे चाहिए, ना जाने क्या क्या। कोई बात नहीं, आप गर्मी में उसे शहर लेकर जाइए और ठंड के शुरुआत में आप यहाँ लेकर आ जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं समधन जी, लेकिन मैं सिर्फ मोनिका को ही नहीं बल्कि अपने दामाद और आपको भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को हमसे भी ज्यादा प्यार किया है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं अपने गांव की जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो इससे ही जुड़ी रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आखिरी सांस तक यहीं रहूँ। ठीक है, आप जैसा चाहे, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता, लेकिन कमलेश और मोनिका वहीं रहे तो अच्छा है और वहीं कोई बिजनेस कर ले। मेरी एक ही तो बेटी है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ ये तो है, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन वो क्या है ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यही तो गांव के लोगों की खासियत होती है और वो अपनों से दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। किशोर और सुषमा जो कि शहर से आए थे और उनके गांव की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाई, वो अपनी बेटी के साथ दामाद को भी शहर ले जाते हैं। वहाँ किशोर अपनी बेटी और दामाद को नए घर के साथ एक बिजनेस करने के लिए भी पैसा देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।